डॉक्टर करुणाशील राहुल जी को सादर वंदन। मूवमेंट के सभी साथियों को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा डॉक्टर योगेश जी ने भी आपके बीच में बताया कि धम्मभूमि समय समय पर बहुत सारे ऐसे जो असामाजिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा करती आई है। धर्म के क्षेत्र में बहुत बारीकी से धम्मभूमि ने एक बहुत बेहतरीन पहल की है और एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। और ये शुरुआत आज से नहीं है, काफी लंबे अरसे से धम्मभूमि ये काम करती रही है। और जैसे जैसे आप लोगों ने प्रोग्राम देखे हैं धम्मभूमि के, उन कार्यक्रमों में भी आपने देखा है जो परिणाम आप लोगों के सामने है। विशेष तौर पर अभी पिछले दिनों अलीगढ़ में जो कार्यक्रम किया है उसके रिजल्ट आपने देखे हैं। सोशल मीडिया पर वो पूरा मोमेंटम छाया हुआ है। तो कहने का अर्थ ये है कि धम्मभूमि साथ साथ जो नए प्लान करती है, लगातार लोगों का जुड़ना। एक सेकंड, लगातार जो मुद्दे हैं, अलग अलग विषयों पर जो मुद्दे उठाना है। और खास तौर पर बात ये भी है कि कोई भी आदमी एक दिन काम करता है, 2 दिन काम करता है, लेकिन लगातार पिछले लंबे अरसे से आए दिन नए नए सब्जेक्ट पर अपनी चर्चा करना, ये बहुत बड़ी बात है। आप 2 दिन के लिए साथियों को जोड़ सकते हैं, 4 दिन जोड़ सकते हैं, लेकिन लगातार आप लंबे समय तक लोगों को जोड़े रखें, ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन पहल है और एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार आप लोगों को जोड़ के नहीं रख सकते। तो धम्मभूमि ने जिस तरीके से ये मोमेंटम बनाया है लगातार लोगों को जोड़ने का, ये एक अच्छी शुरुआत है। और आज का जो विषय रखा है कि सामाजिक उत्थान में नशा सबसे बड़ी बाधा है, वो बाधा उत्पन्न कैसे करता है। एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो इस समस्या से जूझ ना रहा हो। हर आदमी इस प्रॉब्लम से भुगत भोगी है। और हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसा एक आदमी मिलेगा जो नशे की गर्त में है, जिसने पूरा परिवार डुबो दिया। साथियों को मैं छोटी सी कहानी बता करके मैं आज के सब्जेक्ट पर चर्चा करूंगा। कहानी ये है कि एक बार इलेक्शन था, और इलेक्शन के दौरान जो रैलियां होती हैं, एक बहुत बड़ी रैली थी। और उस रैली में 2 दिन पहले शराब की बोतलें बांटी गई। तो फरीदाबाद का एक गांव है, और अपनी मूवमेंट के एक साथी हैं, वो गौतम के नाम से काफी प्रचलित है। और उस गौतम जी के घर के आसपास में शराब की बोतलें बांटी गई। वो गौतम जी और उसका पूरा परिवार ही शराब से बहुत दूर था। एक दिन क्या हुआ कि जब वो दारू बांटी गई तो रैली भी खत्म हो गई, लेकिन लोगों के पास जो शराब की बोतलें थी, क्योंकि वो तो लंबे समय तक चलेगी, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक दिन तक, एक दिन चलेगी। तो जब वो लगातार चलती रही, तो जो साथी गौतम जी जो पीते नहीं थे, जिसके घर में कोई भी दारू नहीं पीता था, उसके पड़ोस में 2 लड़कों में आपस में झगड़ा हुआ। झगड़ा है तो उसमें एक लड़के का सिर फूट गया। जैसे उसका सिर फूटा, तो उसके बाद वो, जिसके सिर में चोट लगी थी, वो गौतम जी के घर पे आया और उसने कहा कि चाचा, फला लड़के ने मेरा सिर फोड़ दिया और मेरे को पट्टी बंधवा करके लेके आओ। तो साथियों, वो गौतम जी डंडा लेकर के, क्योंकि बुजुर्ग आदमी थे, और उस लड़के को पकड़ के और डॉक्टर के पास जाने लगे। तो जिस आदमी ने सिर फोड़ा था वो रास्ते में खड़ा हुआ था कि भाई ये सिफारशी आया, इसको भी देखूंगा। और जो गौतम जी थे, उनका लड़के ने सोचा कि भाई पापा अकेले जा रहे हैं, रास्ते में झगड़ा, अंधेरे का टाइम है, रात का समय है, तो क्यों ना मैं भी इनके साथ चलूं, मैं भी इनकी हेल्प करूं। तो साथ ही उनका, गौतम जी का लड़का भी उनके साथ चला। और जब उनके साथ चला, तो रास्ते में जो दिन जिन्होंने दारू पी रखी थी, आपस में फिर से उनका झगड़ा हो गया और गौतम जी के हाथ से डंडा छीन करके और गौतम जी के सिर, लड़के के सिर में उन्होंने 4-5 लात मारी। साथ ही 4-5 लात जब उनके लगी, तो रात को ही उसका जो हेड इंजरी हुई, और रात को उसको बड़े किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और कम से कम 10 से 15 दिन के बाद में उनका लड़का एक्सपायर हो गया। मेरा कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारे साथी ये सोचते हैं कि जो नशा है मैं नहीं करता, मेरे पड़ोस में लोग करते, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। उसकी जो हवा है, वो जो हमारे पास में जो गलत आदतें आ गई हैं, जो गलत परिपाटी आ गई, उसका असर केवल ये ना सोचो कि मेरे घर में ना मेरा बच्चा पीता है, ना मैं पीता हूँ, ना मेरे आसपास में कोई साथी पीता है।
तो अगर आप लोग इस बात को सोचेंगे और आपके पड़ोस में लोग पी रहे हैं तो उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ सकता है। जैसे मैंने अभी गौतम जी का जो नाम लिया है, फरीदाबाद में उनका गाँव है, बहुत सिंसियर और मोमेंट के आदमी है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप नहीं पीते और आपके पड़ोस में कोई भी आदमी पीता है तो उसका भी नुकसान हमारे घर पे होता है। तो इस तरह की जो इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है राजनीतिक रूप से, क्योंकि राजनीति में सबसे ज्यादा शराब का चलन है। और जिन लोगों ने साहब के मूवमेंट में काम किया, साहब को काफी नजदीक से काम करते देखा है, तो साहब के तो स्टेटमेंट भी है कि हमारे लोगों को कौवे में खरीद लिया जाता है और सबसे पहले उनको शराब पिला दी जाती है। इतनी शराब पिलाई जाती है कि धीरे धीरे वो शराब के नशे में इतने ज्यादा चले जाते हैं कि उसके बाद उनको ये नहीं पता कि उनको वोट डालना कहाँ। और जो आदमी उनको पिलाता है फिर वो इशारा करता है, जब इशारा करता है फिर उसी की बात मानता है। अब बात आती है कि नशे की वजह से आपके पिछले दिनों एक मेरा टॉपिक दिया था, और जो भंते जी की स्टेटमेंट है कि वो परंपराएं जिन्होंने हमें गुलाम बनाया और अपनी आजादी के लिए उन परंपराओं को हमें तोड़ना है, इस विषय पर मेरा एक सब्जेक्ट रखा गया था। तो उस सब्जेक्ट में मैंने दो टॉपिक उठाए थे जो भंते जी ने हमें सिखाया। तो पौराणिक परंपराएं और एक साथ के साथ में जो नशा है, इनकी वजह से हमारा सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अब आती है हिस्टोरिकल जो बातें हैं, इतिहास के संदर्भ में, जब हम हमारे महापुरुषों ने इस विषय पर क्या काम किया, तो तथागत बुद्ध के जो संदेश हैं उनके अंदर ये नशे के ऊपर कई टॉपिक उठाए गए हैं। आप पलवल में जब धम्मभूमि के जो सेंटर है वहां अगर किसी साथी की विजिट हुई हो, लगभग सभी साथी उस सेंटर पे आए, क्योंकि वहां पर जैसे आप एंट्री करते हैं तो वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं नशे के ऊपर, दो बोर्ड लगाए गए। उस बोर्ड में लिखा गया कि जहाँ मदिरा सम्मान पाती है, दुर्भिक्ष पड़ते हैं, औषधियां निष्फल हो जाती, कलह के बादल मंडराते हैं, मनुष्य इससे सदा दूर रहो, ये पाप और अनाचार की जननी है। आप देखेंगे इसको मूर्खों का स्वर्ग बताया गया है। ये अनाचार की जननी कैसे है? जब आदमी शराब पीता है तो इतनी ज्यादा पी जाता है, उसको ये नहीं होश रहता कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है, उसके घर में कौन आदमी काम करता है, कौन उसके परिवार के लोग हैं, कौन उसकी माँ लगती, कौन उसकी बहन लगती। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं। वो खाली नशे में इतना ज्यादा डूब जाता है, और जब वो हंसता है तो हंसते रहता है, और जब वो रोना शुरू कर देता है तो उसके लगातार वो उसका रोना ही रोना रहता है। और मूर्खों का स्वर्ग इसको क्यों कहा, नचार की जन्नत क्यों कहा, कि जहां मदिरा सम्मान पाती है, अर्थात जहां पर मदिरा का आदर मान होता है, चार लोग बैठ करके पीते हैं, घर के लोग भी कहते हैं कि देखो पार्टी चल रही है, सभी लोग खुश होते हैं, तो वहां दुर्भिक्ष पड़ते हैं। दुर्भिक्ष मतलब अकाल पड़ते हैं। और उसके बाद में कलह के बादल मंडराते हैं, क्योंकि घर में जब खाने को कुछ होगा नहीं तो बच्चों की फीस नहीं भरी जाएगी, घर में भी रोज झगड़े होंगे, कलह के बादल मंडराएंगे, जिनसे आपने कर्जा लिया हो कर्जा लेने के लिए आएंगे। जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो वहां झगड़े होंगे, फसाद होंगे, या आप किसी के साथ लड़के आएंगे, दारू पी करके किसी से झगड़ा करके आएंगे तो पुलिस रिपोर्ट होगी, बहुत सारे ऐसे कार्ड होंगे। तो वहां कलह के बादल मंडराएंगे, दुर्भिक्ष पड़ेंगे, और वहां औषधियां निष्फल हो जाएंगी। जब आदमी शराब पी पी करके अपनी पूरी बॉडी खराब कर लेता है, और घर में जब संतुलित आहार नहीं होता तो उसके बच्चे भी बर्बाद हो जाते हैं, उनके पास भी खान पान की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती, तो औषधियां निष्फल हो जाती करना बंद कर देती है। तो उस दिन निष्फल हो जाती है, कलह के बादल मंडराते हैं, और लास्ट में कहा कि मनुष्य इससे सदा दूर रहो, ये पाप और अनाचार की जननी है। अर्थात इससे दूर रहने के लिए तथागत बुद्ध ने संदेश दिया कि हमें शराब से हमेशा दूर रहना चाहिए। एक और भी स्टेटमेंट है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम महापुरुषों को मानते हैं, महापुरुषों की विचारधारा को मानते हैं, तो कहीं पर भी कोई भी ऐसा संदर्भ नहीं मिला है कि हमारे महापुरुषों ने शराब को स्पेशल टॉपिक दिया हो कि भाई आप लोग पिए तो आपका ये फायदा होगा। हमारे महापुरुषों ने हमेशा नशे से दूर रहने की बात की है। और जब हम त्रिशन पंचशील के पे काम करते हैं, जब भिक्षुओं से हम याचना करते हैं, जब भिक्षु हमें सील देते हैं, तो लास्ट का जो सील है, सुरा मेरे मजक मादर ठाणा वीर मणि सिक्खा पदक समाधि, कि मैं कच्ची पक्की शराब व नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा, हे मनुष्य से सदा दूर रहो,
ये पाप और अनाचार की जननी। पर वो साथियों इन विषयों पे दूर रहने की हमारे महापुरुषों ने बात कही है। लेकिन हम लगातार, आप देखेंगे पहले नशा थोड़ा सा कम होता था, लेकिन अब लोगों का एक फैशन हो गया। इसके फैशन, इसको मैं क्यों कहूंगा, जैसे मेरी बिजनेस मीटिंग होती रहती है, और अक्सर हमारा जब कोई भी बिजनेस की बात होती है तो किसी न किसी बड़े होटल में मीटिंग रखी जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जैसे मेरी कई विजिट बाहर की रही है, देश विदेश में मेरा जाना रहा है, तो वहाँ इसको नया नाम दिया गया है कि गाला नाइट। गाला नाइट का मतलब है कि वहाँ लोग को जो पीना हो पिए, सभी तरह के वहाँ ब्रांड मिलेंगे, जो वो पीते हैं डीजे बजा जाता है, फिर वो मदहोश हो जाते हैं नाचते गाते, और खूब नाचते, फिर खूब कूदते हैं। उसके बाद में फिर उनको बोलते हैं कि एंजॉय करने के लिए आए। साथ ही जब हम वहाँ जाते हैं उन प्रोग्राम में, जब मेरे आसपास के जितने भी लोग वहाँ शराब पीते हैं, तो गिलास लेकर के मेरे पास भी आते हैं कि भाई आप भी पियो। तो मैं बोलता हूँ मैं पीता नहीं हूँ, क्योंकि हम तथागत की विचारधारा से जुड़े लोग हैं। तो फिर वो मजाक उड़ाते हैं कि भाई फिर किस लिए आए रे। मैंने कहा भाई पीना ही कोई एंजॉय नहीं है। वहाँ की जो जनरेशन है, वहाँ का जो काम है, वहाँ का जो तौर तरीके, वहाँ का जो बिजनेस है, वहाँ का लोगों का रहन सहन है, हम वो भी तो सीख सकते हैं। क्या हम देश विदेश में जब आते हैं तो क्या सिर्फ हम इस वल्गैरिटी के लिए आते हैं, या सिर्फ हम दारू पीने के लिए आते हैं? कहने का अर्थ ये है कि वो आप लोगों को भी उकसाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग चीज इस मामले में शामिल हो जाए। लेकिन जो मूवमेंट के साथी हैं, उनको बहुत सावधानी से और फूक फूक के कदम रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे साथी हैं, जब वो शराब पीते हैं तो मेरे सामने कई बार ऐसे उदाहरण देते हैं कि जी मेरे पास है ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो शराब नहीं पीते थे और उनको किसी को ये बीमारी हुई, सबसे पहले लीवर उसी का बैठा है। हमने कहा तो बहुत सारे लॉजिक दे, कितने भी एग्जाम्पल दे, लेकिन जो चीज हम यूज नहीं करते हैं वो हम यूज नहीं करेंगे, चाहे कितने भी कोशिश करो। तो साथ ही आप लोगों का जो चारों तरफ का जो माहौल है, जो सामाजिक जो ताना बाना हमारे यहाँ बना हुआ है, वो कोशिश यही करता है कि अगर वो पी रहा है तो आपके उसके आसपास में लोगों को पिलाने की वो कोशिश करता है। एक हमारे साथी थे बंते जी के, से कई बार आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, एक छोटी खिड़की है जो जंगला है, आपने सुनी होगी वो कहानी। अक्सर वो कहानी दोहराई जाती है। वो कहानियां इसलिए दोहराई जाती हैं ताकि लोगों के माइंड में वो कहानी बैठ जाए, ताकि वो लोगों के कहानी जब जबान पा जाएगी तो वो उस कहानी को दूर दराज तक लोगों को सुनाएंगे। जब वो दूर दराज तक सुनाएंगे तो वो चर्चा का विषय हो जाएगी, और जब वो चर्चा का विषय हो जाएगी तो फिर लोग उसको दारू से थोड़ा सा दूर भागने की कोशिश करेंगे। साथ ही एक कहानी ये थी, बद्दा जी जब काम करते थे तो हमारे साथ में एक मास्टर थे, एक साथी थे, और वो इस कहानी को सबसे पहले उन्होंने इसको सुनाना शुरू किया था। और कहानी इतनी सी थी कि एक शराबी शराब के ठेके पे गया, और ठेके पे जाकर के उसने ठेकेदार से कहा कि मुझे शराब की बोतल दे। तो जैसे उसने उस खिड़की के अंदर इस तरह वो जो जंगला था उसमें से हाथ डाला, तो ठेकेदार ने बोतल दी। जब उसने बोतल दी तो बोतल से उसका हाथ चल गया, क्योंकि वो जो नशे में था, और जो विंडो थी, जो खिड़की थी, बहुत भीड़ी थी। तो भीड़ी थी, तो जब उन्होंने बोतल निकाली है और बोतल का लेबल भी फटा और उसका जो हाथ था वो भी छिला। तो उसके बाद शराबी ने ठेकेदार से कहा कि भाई ठेकेदार, जो ये खिड़की है बहुत छोटी है, इसको थोड़ा चौड़ा करवा। तो वो कहता, ठेकेदार भी समझदार था, उन्होंने कहा, "अभी इधर आ।" उसने कहा, "कब से शराब पी रहा हूँ?" उन्होंने कहा कि मैं 2-3 साल से शराब पी रहा हूँ। ठेकेदार बोलता कि मैं पिछले 25 सालों से यहाँ शराब बेच रहा हूँ, और 25 साल से मैंने आज तक तेरे जैसे बहुत सारे लोगों की इसमें से जमीन को इस छोटी सी खिड़की में से निकलते हुए देखा, उनकी जमीन जायदाद को निकलते देखा, उनके जो बिजनेस है इस छोटी सी खिड़की में से निकलते देखा। जिसको तू छोटा समझ रहा है, इसको तू भूल कर रहा है, ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी खिड़की है। और धीरे धीरे तू भी ऐसे आता है, तेरे पास ट्रैक्टर ट्रॉली है, जमीन जायदाद है, और बीवी बच्चे हैं, और एक दिन देखना ऐसा समय आएगा तू भी इस खिड़की में से निकल जाए। लेकिन उस आदमी को ये बात सुन करके एहसास हुआ कि भाई ठेकेदार, उसको माइंड था उसका जागृत हुआ। जब आदमी का माइंड पे जो ठोकर लगती है ना, जब चोट लगती है, ऐसा नहीं होता कि
आदमी को रोज ठोकर लगती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब उसको कोई ऐसी ठोकर लगती है तो वो अपने आप को टोटली कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, वो अपने आप को टोटली चेंज करता है। आप अगर अपने महापुरुषों का इतिहास उठा के देखें, उनको भी ठोकर लगी, तभी उन्होंने अपने आप को चेंज किया, उन्होंने समाज को चेंज किया। तो साथियों, उस शराबी ने उस बोतल को वहीं फेंक दिया और उन्होंने कहा कि ठेकेदार, मैं तेरे को गवाह नहीं बनने दूं। लेकिन जो साथी हमारा कहानी सुनाता था, वो आज रात के टाइम पर वो बैठता है, शाम को खाना वाना खाता है नहीं खाता पता नहीं मुझे, लेकिन वो मग मार करके पटियाला पैक बनाता है, पी करके फिर वो लगता है, फिर सबसे ज्यादा वो मेरे खिलाफ लिखता है या फिर बंते जी के खिलाफ लिखता है। सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा हो, जो आदमी इस तरह की कहानियां सुना सुना करके समाज को जागरूक करता था, आज ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि उसको शराब पिए बगैर नींद ना आए। कहने का अर्थ ये साथी, हमारी जो कथनी और करनी है उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। जो हम पब्लिक के सामने दिखा रहे हैं, क्योंकि बुद्ध का जो धम्म है वो यही सब्जेक्ट है कि जैसा जो विषय वस्तु तुम्हारे सामने जैसी दिख रही वो उसी रूप में होनी चाहिए, नकलीपन उसमें नहीं होना चाहिए साथियों। तो हमारी कथनी करनी में अगर अंतर होगा तो कहीं ना कहीं हम फिर मोमेंट से दूर भागेंगे और समाज भी इस बात को दुत्कार देगा। तो इस तरह के बहुत सारे साथी हैं जो ऐसा काम करते हैं, विशेषकर जो मूवमेंट के साथी हैं उसको मूवमेंट में फूक फूक करके कदम रखना चाहिए। कई बार लोग कह देते हैं कि मेरी व्यक्तिगत लाइफ में उसको कैसे भेजूं, ऐसा नहीं होता। जो सामाजिक आदमी है, जो पुरोधा है, जो अगवा है, जो अग्रज है, जो मूवमेंट को आगे लेकर के चल रहा है, उसकी व्यक्तिगत लाइफ नहीं होती, उसकी जो लाइफ है पर्सनल ना होकर के उसकी लाइफ सामाजिक हो जाती है। और उसको बहुत सोच समझ करके और बहुत ईमानदारी से साथियों कदम रखना चाहिए। तो नशे की वजह से जो मैंने कहानी बताई है, सबसे ज्यादा नुकसान हमारे समाज में इसी बात का हुआ। जितने भी हमारी जमीनें आज तक बिकी हैं वो नशे की वजह से बिकी है। हमारे कारोबार ठप हुए, मैंने देखा बहुत सारे ऐसे साथी जो कारोबार करते हैं, वो दिन भर का अपना काम चलाते हैं और शाम को बैठ करके उसी कारोबार में चार साथी इकट्ठे हो जाते हैं और फिर बैठ करके वहां नशा करते हैं। नशा जहां पर कारोबार होता है साथियों, वहां पर 100%, अगर आपने लगातार वहां बैठ करके शाम को दारू पीना शुरू कर दिया, आप इस बात को नोट कर लें, या आप इस बात को सभी साथियों को, जहाँ कारोबार है, जहां अपना बिजनेस, अगर वहां कोई साथी नशा कर रहा है तो 100% वो कारोबार खत्म हो जाएगा। या वो सिर्फ हैंड टू माउथ होगा, जितना वो कमाता है उससे अपना गुजारा तो कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा वो काम नहीं कर पाएगा। ऐसे हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन साथियों के कारोबार शराब के नशे की वजह से खत्म हुए। दूसरा, वो शराब हमारा भाईचारा तोड़ती है। एक शराबी जब वो शराब पीता है तो उसके बाद में सबसे पहले वो अपने परिवार को मारना पीटना गालियां देना शुरू करता है, तो हमारा वो जो सामाजिक ताना बाना है वहां से उखड़ जाता है। और आपने विशेष तौर पर ये भी देखा होगा, आप जब शादियों में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी वहां पी करके नाचते हैं। ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा बोलते हैं कि जी जो मौका है खुशी का तो कोई बात नहीं, बच्चों ने अगर थोड़ी सी ले भी ली तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें विशेष तौर पर जो हमारी फैमिली है और उनमें जो सीनियर सिटीजन है उनकी सबसे ज्यादा ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। वो कहीं ना कहीं मौका देते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं बच्चे यार, ये तो इन्होंने बियर पी ली है, ठंडे के तौर पे पी ली। साथियों, बियर से वो धीरे धीरे नशा इतना ज्यादा फैलना शुरू हो जाता है जिससे बहुत सारे हमारे नुकसान हुए। मेरे सामने मेरा एक परिवार में से एक फैमिली थी, और उस परिवार के घर में मैंने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी शराब बेचता था, उसके बाद में फिर उसके बच्चे भी शराब बेचना शुरू हो गए। और धीरे धीरे अब मैंने देखा कि एक बच्चा उनका बीमारी से एक्सपायर होया, दूसरे बेटे की शादी हो गई, शराब के कारण वो भी उसका घर छोड़ करके चले गई। फिर जो शराब बेचते थे बुजुर्ग वो भी एक्सपायर हो गए। फिर वो जो जिसकी घरवाली छोड़ के चली गई थी एक दिन, वो भी एक्सपायर हो गए शराब की लत की वजह से। साथ ही मैंने बहुत सारे घरों को, विशेष तौर पर जो नशे का व्यापार करते हैं और जो लोगों को नशा कराते हैं और या फिर जो नशा खुद करते हैं, उनके परिवारों को मैंने बर्बाद होते देखा। तो सामाजिक उत्थान में सबसे बड़ी बात है नशा। अगर हम नशा ना करें तो हम अपनी जो ऊर्जा है वो अच्छी जगह लगाना शुरू करेंगे। क्योंकि जो हमारे दिमाग है, नशे की वजह से अगर आप देखेंगे बड़े पैमाने पर एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं।
आपने रिजल्ट देखे होंगे, आप गूगल पे जब सर्च मारेंगे, एक दिन में कितने एक्सीडेंट में से कितने परसेंट है जो नशे की वजह से होते हैं। इसमें एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब आदमी के सामने कोई खतरा आता है गाड़ी चलाते हुए और वो ब्रेक मारता है, तो बताते हैं उनमें कुछ सेकंड का एक हिस्सा है कि वो डिसीजन थोड़ी देर बाद ले पाता है। जो आदमी नशा करता है उसका डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और जैसे उसकी डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाती है तो तब तक काम हो लेता है, क्योंकि सेकंड का कुछ हिस्सा है जो आदमी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। साथियों, अगला इसमें एक छोटा सा कहानी मैं आप लोगों को जैसे मैंने बताई है, इस तरह की हमारे सामने बहुत सारी कहानियां, और मैं कोशिश ये करता हूँ जो हमने अनुभव किया है मोमेंट में, जो समाज में हमने देखा है, हम कोशिश ये करते हैं कि उन कहानियों के माध्यम से या जो हमारे सामने घटनाक्रम हो रहा है वो हम लोगों को बताए, तो लोगों के अंदर एक संदेश जाए, ताकि उस बात को जो हमारे सामने यहाँ कोई घटना घटी है, हम उस कहानी को भी हम आप तक पहुंचा करके आप भी फिर उस पर काम करना शुरू कर दे। तो हो सकता है आज बहुत सारे साथी इसमें कुछ जुड़े भी हों। एक पलवल का एक क्षेत्र है, उसको नशे का सबसे बड़ा क्षेत्र बताया जाता था, और यहाँ तक भी देखने में मिला, लोग कहते हैं कि जब कोई आदमी यहाँ रिश्ता करने के लिए आता था और किसी भी बच्चे की शादी की कोई बात आती थी तो वो लोग मना कर देते कि हम इस मोहल्ले में शादी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा नशे का व्यापार होता है। साथियों, एक ऐसा टाइम था जब हम शुरुआत की धमभूमि की यहाँ 2004 में जब स्टार्ट किया गया, तो हम जब इन मॉलों में हम क्लास लेने के लिए आते, मीटिंग करने के लिए आते, तो जैसे हम वहां आकर के अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी रोकते, तो गाड़ी रोकते ही वहां पर हमें 5-7 आदमी घेर के खड़े हो जाते। वो कहते जी आपको क्या चाहिए, आपको कितना चाहिए, अच्छी क्वालिटी दूंगा, बहुत बढ़िया ब्रांड है मेरे पास। कहने का अर्थ ये है कि उस मोहल्ले में सबसे ज्यादा नशे का कोई भी आइटम ले सकते हैं। जो बताते हैं कि बड़े बड़े जो हब हैं, जो टूरिस्ट के जो क्षेत्र हैं, वहां जो सामान मिलता था नशे का साथियों को यहाँ पर और एक बेल्ट में मिलता है। हमने एक टीम बनाई, टीम बना करके हम सर्वे करा, काफी दिन तक ये लड़ाई लड़ते रहे। लोगों को बार बार छेड़ा गया कि तुम्हारे मोहल्ले के बारे में इस तरह की गलत बातें बताई जाती हैं, लोग आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं, लोग आपके ऊपर फब्तियां कसते हैं, आपका मोहल्ले का नाम लेते ही आप लोगों को गैर जिम्मेदार बोला जाता है। जबकि ये जो मोहल्ला है इतना मजबूत मोहल्ला है कि इस मोहल्ले में बाबा साहब अम्बेडकर के डाक तार आते थे, यहाँ से डायरेक्ट कुछ लोग बाबा साहब के मूवमेंट से जुड़े हुए थे, और बाबा साहब उनके पास डायरेक्ट कार भेजते थे, और यहाँ से पूरी टीम बाबा साहब के कार्यक्रमों में गई है। उनके पास मैंने चिट्ठी देखी, वहां पर इन्होंने एक रास्ता भी बना बना रखा है कि बेचैन थे कोई अपने यहाँ, उनके नाम से एक बोर्ड भी लगा हुआ है बेचैन मार्ग के नाम से, तो उन्होंने यहाँ काम किया। तो कहने का अर्थ ये, जब हमारे महापुरुषों ने यहाँ काम किया है बाबा साहब के यहाँ, तो हमें इस मोहल्ले को सुधारना चाहिए, नहीं तो आए दिन ऐसे ये चलता रहेगा। तो हमने इसकी एक यहाँ सर्वे किया, तो यहाँ जो एक साथी है प्रदीप एडवोकेट और उनकी टीम है, अनिल है, प्रदीप है, कुछ और साथी जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इन सब से मिलकर के कुछ चर्चाएं हुई। चर्चा करने के बाद मुझे बात की गई कि हमें यहाँ एक सर्वे रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए कि इस सर्वे में इतने कौन कौन लोग इसमें मारे गए हैं। कुछ साल का एक रिकॉर्ड निकाला गया। तो साथी, जब हमने एक रिकॉर्ड निकाला तो उसमें हमने 200 नौजवानों की लिस्ट बनाई, जिसमें वो जो नौजवान थे वो 12 से लेकर के 25 साल तक के थे। हमने जो बुजुर्ग थे, जो सीनियर सिटीजन थे, वो छोड़ दी। 12, 13, 15 से लेकर के और 25 से 30 साल के नौजवानों की लिस्ट बनाई। उसमें 200 नौजवानों की लिस्ट बनाई, और बात ऐसा ऐसे नहीं कि हमने मुंह जुबानी बनाई, हमने उनका पूरा घर में जाकर के रिकॉर्ड तैयार करवाया। और जब रिकॉर्ड तैयार करवाया गया तो उसमें देखा 200 नौजवान 15-20 साल से लेकर के 30 साल की एज में नशे के कारण मारे गए, सिर्फ नशे के कारण। साथियों, जब ये लिस्ट पर चर्चा हुई, जब हमारी बैठक हुई, बैठक होने के बाद मुझे बात हुई कि हमने कहा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है समाज। सारी टीम ने कहा जी अब हम इसका सोल्यूशन कैसे करें। मैंने कहा भाई, जो साथी चले गए हैं, जो आज तक मारे गए, हम उनको तो रोक नहीं सकते, लेकिन कम से कम आने वाले समय में जो हमारी जनरेशन है, जो यंग ब्लड है, या जो छोटी प्योद है, जो छोटे बच्चे आने वाला हमारा भविष्य है, उसको हमें बचाना चाहिए, उसके बचाने की हमारी जिम्मेदारी बनती है।
तो साथियों उसमें देखा तो वो टीम तैयार हुई और जो लोग वहां नशे का व्यापार करते थे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाना शुरू किया। सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोगों की, आपने सुना होगा अब्राहम लिंकन की जो एक स्टेटमेंट है, कहानी अगर किसी ने पढ़ी हो तो वो बताते हैं कि जब दास प्रथा उन्होंने खत्म की अमेरिका के अंदर, जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहा कि जो दास है, अब अमेरिका के अंदर कोई भी दास नहीं रहेगा। उन्होंने सबकी बेल तोड़ दी और सभी कैदियों को आजाद कर दिया। तो सुबह से शाम तक वो कैदी घूमते रहे बाहर और बताते हैं कि शाम को वापस आकर के जेल के बाहर बैठ गए और उन्होंने कहा कि अब्राहम लिंकन ने तो हमारी जो आभूषण थे, जो चैन थी, वो गलत तोड़ दी हैं, काट दी हैं, क्योंकि उनकी वजह से हमें खाना मिलता था। क्योंकि वो आदी हो गए थे, जो दास लंबे समय तक दिन भर एक ही क्षेत्र में काम करते थे और शाम को दोपहर में उनको खाना मिल जाता था। जैसे वो आजाद हुए तो खाना कहाँ खाए, उनके दिमाग में ये चीज आई। तो साथियों ठीक इसी प्रकार हमारे यहाँ भी ये नौबत आई। खास करके जो लोग शराब बेचते थे या जिनके घरों में उनसे रोजी रोटी चलती थी, या जो आसपास का छोटा छोटा जो साथी था, थोड़े थोड़े मिल करके जो काम करते थे, उन सबको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। तो उनका ये कहना था कि भाई यहाँ का जो ग्रुप है, माता रमाबाई अंबेडकर के नाम से संस्था है, उन्होंने तो हमारे गहने छीन लिए, क्योंकि इसी से हमारा रोजगार चलता था। साथ ही खूब विरोध हुआ, लोगों ने मारने तक की धमकी दी। उसके बाद में पुलिस प्रशासन के साथ में हमारी टीम ने हाथ मिलाया, जब पुलिस प्रशासन ने उनसे मुलाकात की तो उसके बाद में यहाँ डीसीएसपी के प्रोग्राम किए गए और फिर सार्वजनिक तौर पर इसका विरोध किया गया। डॉक्टर अंबेडकर के नाम से काफी लंबे लंबे समय पहले यहाँ एक लाइब्रेरी बनाई गई। अब जब लाइब्रेरी बनाई गई तो उसके बाद में वहां कैमरे लगा दिए गए उस मोहल्ले में चारों तरफ। और उसके बाद एसडीएम से, डीसी से, एसपी से जब मुलाकात हुई तो उनके सामने साथियों ने नोटिस बना करके दिए और डीसी एसपी ने कहा कि आप किसी के साथ झगड़ा ना करें, आपने किसी से लड़ाई नहीं मोल लेनी, ना ही किसी को बुरा भला बोलना। अगर कोई भी आदमी आप लोगों को दिखाई दे यहाँ पी रहा है तो आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आपने सीसीटीवी कैमरे में उनकी वीडियो क्लिप लेनी है। कोई भी आदमी बेचता हुआ नजर आ जाए, आपने उसकी वीडियो हमारे पास व्हाट्सएप कर देनी है, आपने अपना नाम भी नहीं बताना। साथियों उसके बाद में 2 3 4 10 साथी ऐसे पकड़े गए जो शराब का व्यापार करते थे। जब उनको पकड़ा गया तो एक के साथ में दूसरे आदमी भी अलर्ट हो गए कि भाई अब तो ये बच्चे मानेंगे नहीं। उन्होंने सोचा कि ये महीना 2 महीना काम करेंगे और उसके बाद में चुप हो जाएंगे। जब साथियों डीएसपी के सामने हम सारे साथी गए और उनके सामने 200 नौजवानों की लिस्ट दी गई कि देखो सर, ये जो नौजवान है ये 15 से लेकर के 30 साल तक के जो लोग हैं, ये मारे गए हैं शराब के नशे से या कोई भी व्यापार करते तो उस वजह से। तो हम चाहते हैं कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो इससे बच जाए। साथ ही पूरी कोशिश की गई, पूरे एरिया की वहां नाकाबंदी की गई और पुलिस प्रशासन को बुलाया गया, कमांडो के साथ में यहाँ गश्त लगाई गई और पूरी पुलिस ने इनका पूरा कोऑपरेशन किया, साथ दिया। बड़े बड़े प्रोग्राम किए गए पुलिस को साथ में लेकर के। और पुलिस ने भी कहा कि ये जो लोग काम कर रहे हैं, काम कर रही है पलवल की, इसको आप अकेला ना समझे, इसके साथ पूरा पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन साथ खड़ा हुआ। जब 10 20 लोगों की वीडियो बना करके पुलिस को दी गई, पुलिस ने जब उनको अरेस्ट किया तब उसके बाद धीरे धीरे साथियों मोहल्ले को जो गलत आदमी थे वो छोड़ करके दूर भागने लगे। और जो उसी बेल्ट में बैठ करके गलत चीजें बेचते थे, नशे के लिए जो चीजें बेची जाती, तो उसके बाद में फिर वो साथी उसका विरोध हुआ और लोगों ने वहाँ दारू बेचना बंद कर दिया है। और 4 पुलिस वाले वहां 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं और वहां बैरिकेटिंग की गई है। रात को भी जब अगर कोई आदमी वहां पी करके बदमाशियां करता नजर आता है या कोई भी गलत काम करता नजर आता है तो उसको तुरंत पकड़ लिया जाता है और पकड़ के उसमें जेल में डाल दिया जाता है। और पुलिस ने यहाँ तक भी कह दिया है कि कोई भी आदमी अगर ऐसा काम करेगा, कोई भी आदमी पीता हुआ या शराब बेचता हुआ या नजर आया, अगर हमने देख लिया कि वो फला जगह से है, जब उसकी लिस्ट बनाई जाएगी तो उसके बाद जो उसकी जमीन है, उसका जो भी इनकम का जो सोर्स है, उसको कुर्क कर लिया जाएगा और उसको वहां से बेदखल कर दिया जाएगा और उस जमीन पर या जो भी उसका पैसा दे रहा है उस पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। साथियों देखते देखते पूरा सिनेरियो चेंज हो गया और अब ये जो विस्तार है हमारा इस टीम का, पलवल के सिर्फ एक मोहल्ले में शुरू हुआ था और धीरे धीरे पलवल से हमारा जो विस्तार है
फैलना शुरू हो गया है। ये विस्तार हमारा फरीदाबाद भी हो चुका है और पलवल के जितने भी मोहल्ले हैं वहां शुरू हो गया है। और सोना की टीम भी आकर के हमारे से इस विषय पर चर्चा करने लग गई। कहने का अर्थ ये है कि जब हम कोशिश करते हैं, खाली हम बीमारी को जानते हैं कि हमारे मोहल्ले में इतने लोग हैं जो ये काम करते हैं, हमारे मोहल्ले में इतने लोग ये काम कर रहे हैं, साथ ही जब पूरी टीम मिलकर के ईमानदारी से काम करती है तो उसके परिणाम आते हैं। हमारे जितने भी काम हैं, दमभूमि ने जो भी काम किए उसके परिणाम आप लोगों के सामने, सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, अगर इस तरह का कोई भी आपके ग्रुप में कोई भी साथी ऐसा काम करता है, क्योंकि ये एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं बनती, ये हम सब की नैतिक और मिशनरी जिम्मेदारी बनती है। अगर हमारे आसपास में भी ऐसा काम होता है, हमें इन काम को रोकने के लिए हमने पहल करनी चाहिए। अगर मैं दोबारा से उस बात को रिपीट करूंगा जो गौतम जी के साथ जो एक गांव है फरीदाबाद में उधर हुआ है, दारू भी नहीं पीता था, पूरा परिवार सुरक्षित था, लेकिन पड़ोस में दारू पी करके उसके बच्चे की जान गई और लोगों ने दारू पी, नुकसान उसका हुआ। तो हमारे घरों के आसपास में जो ये माहौल जो लोग बनाते हैं, जो लोग बेचते हैं, विशेष तौर पर साथियों हमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी हम उनका विरोध करेंगे तो लोग फिर हमारा नुकसान करेंगे। वो नुकसान 2 दिन 4 दिन के लिए सोचते हैं, उसके बाद में उनकी इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि चोर लंबे समय तक आपके साथ मुकाबला नहीं कर सकता। ईमानदार आदमी से तो आ, पुलिस प्रशासन भी डरता है, सरकार भी डरती है। और आपने देखा होगा जो ईमानदार आदमी है, अभी पिछले दिनों एक आदमी को जेल में डाला गया था जिसका नाम था चुंगसुक वांगडू, जिसके ऊपर 3 इडियट फिल्म बनी थी, जिसने एजुकेशन पे काम किया है। शायद वांगसुक वांगडू ऐसा कुछ नाम उनका, वो ऊपर की बेल्ट में जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, उनको कई दिन तक जेल में डाला गया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जेल हुई, जिनको सजा हुई। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप लोग ईमानदारी से काम करेंगे तो सरकार भी आपकी बात मानती है। एक आदमी ईमानदार है तो पूरी सरकार घुटने टेक देती है। इसलिए हमें जितना भी काम करने का मौका मिले, चाहे हम थोड़ा काम करें लेकिन ईमानदारी से करें। हम ये ना सोचे कि मैं जो काम कर रहा हूँ कि मैंने दिखाने के लिए काम किया। दिखाने के लिए काम नहीं करना, हमने ईमानदारी से, चाहे हम अपने किसी भी एक बेल्ट पकड़ ले। दमभूमि की टीम में जितने भी लोग जुड़े हैं, हर एक आदमी अलग अलग सब्जेक्ट का मास्टर है। जैसे बीआरसी की जो डेली मीटिंग है, डॉक्टर धम संदेश जी इसको रेगुलर चलाते हैं, तो वो एक सब्जेक्ट के मास्टर हैं। डॉक्टर योगेश जी हैं, लगातार संचालन करते हैं, वो एक सब्जेक्ट के मास्टर हैं। तो हम सब के अंदर एक गुण है, ऐसा नहीं है कि ये अपने आप थोपा जाता है, हर आदमी में एक गुण है। तो हमें उस गुण का फायदा उठाना चाहिए और लोगों में जा करके उसका लोगों को हमें अपने उस गुण से जोड़ करके उसका हमें विस्तार करना चाहिए। और अगर हम इस तरह का विस्तार करेंगे तो सही अर्थों में आप समाज को नशा मुक्त बना पाएंगे। ये जो छोटी छोटी महापुरुषों के नाम से हमारे बीच में जो स्टेटमेंट आई है जिससे हमारे नुकसान हो रहे हैं, साथियों हमें उस नुकसान से समाज को बचाना। तो शराब की वजह से ऐसा कोई भी आदमी छूता नहीं है जिससे नशे की वजह से हमारे घरों में जो नुकसान है वो इस बात से परिचित ना हो। जमीनें हमारी बिक जाती है, घर हमारे बर्बाद हो जाते हैं, एजुकेशन बच्चों को प्रॉपर नहीं मिल पाती है। जिनके घरों में जो माहौल है, जैसे परिवार सुख शांति से रहता है, उस घर की सुख शांति छिन जाती है, जमीनें बिक जाती है, कारोबार खत्म हो जाते हैं, आपसी तारतम्य खत्म हो जाता है, भाईचारा खत्म हो जाता है। शराबी अगर आदमी अगर बीमारी की वजह से भी कहीं गिर जाता, कहीं पड़ा होता, तो लोग उसको उठाते नहीं, तो कहेंगे कि ये तो शराब की वजह से पड़ा हुआ। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट नशे की वजह से हो रहे, और सरकार को सबसे ज्यादा एक्साइज अगर आता है तो नशे की वजह से आता। तो साथियों हमें सरकार के एक्साइज का हमारा कोई ठेका नहीं, हमें कोई टैक्स देने की जिम्मेदारी केवल हमारी नहीं बनती है, हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। साथियों बड़ी तकलीफ की बात है, पिछले दिनों 2 बच्चे एक चिरवाड़ी गांव है वहां मारे गए थे और लोगों ने उनको मार करके कुएं में डाल दिया था। वो जानते हैं किस कौन सी बिरादरी हरियाणा में ज्यादातर आप लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करती है, उन्होंने 2 बच्चों को मार के डाला। तो जब वहां पंचायत हुई तो पुलिस ने भी वो 4 लड़के थे, चारों में से 2 को मारना पीटना शुरू कर दिया था। ये सुजवाड़ी गांव की घटना है। तो जब दोनों बच्चे उनके पास गए तो पुलिस ने उनके साथ जबरदस्ती मार पिटाई की, इतना टॉर्चर किया ताकि वो हाँ भर ले, 2 लड़कों को हमने मार करके कुएं में डाला।
जबकि वहीं कोई होटल का मालिक था, उन्होंने उसको मार करके कुएं में डाल दिया था। तो जब वह पंचायत हुई तो उन्होंने कहा, हमने पूछा भाई तुम गए किस लिए थे वहां होटल पर? उन्होंने कहा जी हम चखना लेने के लिए गए थे। साथियों 3 साल पहले की वो घटना है। हकीकत में मुझे तो उस दिन पता चला था चखना है किसको कहते हैं। जब आदमी शराब पीता है तो उससे पहले जो नमकीन या जो भी आइटम खाया जाता है उसको लोग चखना बोलते हैं। मैंने उनसे वैसे पूछ लिया पंचायत में, भाई चखना किसको कहते हैं? तो लोग हंसने लगे कि आपको चखने का नहीं पता। मैंने कहा जी मुझे तो नहीं पता, मुझे तो इतना था पता है कि हो सकता है शराब से पहले कुछ ऐसी अलग से कोई आइटम बना दिया गया हो। उन्होंने कहा जी शराब पीने से पहले जो पकोड़े हैं या जो भी आइटम खाया जाता है उसको चखना बोला जाता है। साथियों ने चखनों की वजह से हमारी रिश्तेदारियां खराब होती हैं। और विशेष तौर पर जब हमारे घरों में कोई भी रिश्तेदार कोई भी रिलेटिव आता है तो उसको नशे की सबसे गंदी आदत होती है। और जो भी रिश्तेदार आता है जो वो अकेला पीता नहीं है, साथ में अपने भाइयों को, अपने जो साला है उनके रिश्तेदारों को बिठाता है। और वहीं से बच्चों में एक शराब की आदत पड़ जाती है। क्योंकि रिश्तेदार के साथ जब बच्चे बैठते हैं तो घर वाले कहते हैं कोई बात नहीं, मेहमान के साथ बैठा हुआ छोड़ो कुछ मत करो। तो साथियों हमें ऐसे मेहमानों का भी बाइकाट करना चाहिए। अगर किसी शादी ब्याह के प्रोग्राम में जब मैं चला भी जाता हूँ अपने परिवारों में, और वहां जाकर के वो लोग अलग अलग बैठ करके कोई भी रिश्तेदार जब पी रहे होते हैं तो हमारे से तो विशेष तौर पर वो मिलना भी पसंद नहीं करते। उनको ये पता है कि ना तो ये खर्चा करेंगे और उल्टा इनको ही धमकाएंगे। तो हमारे से तो वैसे भी लोग वो नाराज रहते हैं। तो इसलिए साथियों नशा जो समस्या है इतना विकराल रूप ले चुका है। मात्र कुछ लोग भी अगर हम आपस में समझौता कर ले, इस तरह हम प्लानिंग बनाना शुरू कर दें तो हम नशे का आराम से विरोध कर सकते हैं और नशे को हम अलग कर सकते हैं अपनी सोसाइटी से। आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी जिनके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है, चाइना में बड़े पैमाने पर जो इंग्लैंड है नशा बेचता था, अफीम बेचता था। एंग्लो ओपियम चाइना वार हुए, आप लोगों को पता होगा। तो चाइना के कुछ सोशल रेवोल्यूशनर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अब चाइना को इन्होंने छोटे से छोटा बच्चे को अ, अफीम खिलाना शुरू कर दिया है। और चीन को अफीमचियों का देश कहा जाता था। जब चीन के कुछ रेवोल्यूशनरी साथी इकट्ठे हुए, जब उन्होंने विरोध करना शुरू किया तो सबसे पहले जो अफीम के जहाज समुद्र के मार्ग से चाइना के अंदर इंग्लैंड से आ रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले अफीम के जो जहाज थे उन पर गोले दागे और उन जहाज को डुबोया गया। और धीरे धीरे उन्होंने इंग्लैंड के साथ लड़ाइयां लड़ी, और जब उनके साथ लड़ाई लड़ी तो फिर वो विजयी हुए। और लास्ट में फिर उन्होंने अपने देश को नशे से मुक्त कर दिया। आज चाइना को अगर आप देखेंगे, भले ही वो जनसंख्या में सबसे ज्यादा इंडिया से दूसरे नंबर पे है, अब तो इंडिया जनसंख्या में सबसे अव्वल चल रहा है। और आज आप देखेंगे चाइना के अंदर छोटे से छोटा बच्चा भी एथलीट बन करके निकल रहा है। एक एक प्रोडक्ट चाइना बना करके दे रहा है, क्योंकि उनका जो दिमाग है, जो उनका स्नायु तंत्र जिस जमाने में नशे की वजह से खराब हो रहा था, आज उनका बच्चा टेक्निकली एक साथ में कई कई काम करता है। जब उनके बच्चों के आप वीडियो देखते हैं स्कूल के अंदर, जब वो जाते हैं तो बताते हैं उनके हाथ में 2 बाल हैं, एक इस हाथ में है और एक ही साथ में। तो दोनों हाथों को चलाते हैं, साथ साथ में पैर के नीचे भी कोई एक्टिविटी करते हैं। उनका कहने का अर्थ है कि उनके माइंड को इतना कुशागर करते हैं कि वो हर एक एक्टिविटी को ध्यान में रखता है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और शाओलिन टेम्पल आप लोगों ने कुछ फिल्म में देखी होंगी, जो वहाँ के भिक्षुओं की, जो मार्शल आर्ट के खिलाड़ी, उन्होंने मार्शल आर्ट के माध्यम से अपने मोनेस्ट्री को बचाया। और चाइना आज के दिन बुद्धिज्म के मामले में सबसे आगे निकल रहा है। तो साथी मेरा निवेदन है, जितने भी टीम के साथी आज इस सब्जेक्ट से जुड़े हैं, तो जब हमारे महापुरुषों ने शराब का विरोध किया है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट से जुड़े लोगों ने भी इसका विरोध किया, और साथ साथ में साहब कांशीराम जी ने भी राजनीति में शराब को बिल्कुल दूर करने की बात कही, तो हमें भी इसको दूर करना चाहिए। अगर हम इसको दूर नहीं करेंगे तो सामाजिक उत्थान में शराब का जो नशा है सबसे बड़ी बाधा है। और आप लोगों की जानकारी के लिए ये बात भी मैं बता दूं कि जो पंजाब का जो बेल्ट है उसमें बड़े पैमाने पर हमारे लोगों को भूखी खिलाई जाती थी, जो मजदूर वहां काम करते थे, जिसको सीरी प्रथा बोलते हैं। साहब कांशीराम ने सीरी प्रथा का विरोध किया, तो वहां लोगों को थोड़ा सा नशा दे दिया जाता था जिसको भूखी बोलते थे। और उसके बाद में वो आदमी जी जी तोड़ दिन भर मेहनत करता था,
इतना काम करता था, एक मजदूर की बजाय वो 4-4 5-5 मजदूरों का काम कर देता। इसलिए साथियों वहां का विरोध हुआ, साबरमती प्रथा के विरोध आंदोलन चला। जो वहां गुलाम बना करके किसान, छोटे छोटे किसान रखे गए थे, उनके बाद छोटी जमीन का टुकड़ा होता था, कभी चौथाई, कभी वर्षों दिया, कभी 8वां हिस्सा उसको मिलता था। तो साथ ही ये हमने बहुत नजदीक से ये चीजें देखी। और जो सीनियर सिटीजन है उन्होंने भी ये खेती बाड़ी जिन्होंने की है उन्होंने भी इसका बहुत नजदीक से देखा, जैसे हमारा शोषण हुआ है। तो साथियों हमें इन चीजों से बाहर उठना चाहिए। और जिस तरीके की टीम हमारे यहाँ पलवल में बनी, आप लोग भी हमारे उस ग्रुप से मिलकर के अपने क्षेत्र में ऐसी टीम बना सकते हैं। वो भी धर्म भूमि का ही पार्ट है, वो सारे साथी। अभी पिछले दिनों जब बंते जी ने धर्म कारवां किया था पलवल में, अक्टूबर के महीने में, अशोक विजयदशमी के दिन, तो वो पूरे टीम मंच पे आए थे, बनते जी ने उनका सम्मान किया था कि ये एक अच्छी टीम है जो इस तरह का काम करे। तो आप लोग भी अपने क्षेत्र में इस तरह का काम करके हमें नशे के जो व्यापार है उसको रोकना चाहिए। अगर हम नशे का व्यापार को रोक देते हैं और सही अर्थों में हम जो खिड़की का जो छोटा सा जंगला जिसको हम बताते हैं छोटा जंगला, तो हम लोगों को अगर छोटे छोटे एग्जाम्पल देंगे, उस खिड़की का एग्जाम्पल दे करके लोगों को सिखाएंगे, तो हम समाज को नशे से दूर ले जा सकते हैं। और जब आप बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, बुद्धिज्म की शिक्षाओं को मानते हैं, तो हमें नशे से हमेशा दूर रहना चाहिए, नशा चाहे कोई भी। आज के विषय पर आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई साथी इसमें कोई अपनी बात रखना भी चाहे तो मैं डॉक्टर योगेश जी से निवेदन करूंगा, उनको मौका दे। नमो बुद्धाय।